नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में। बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होते हैं, इसे कौन अपॉइंट करता है, किस तरह की कंप्लेंट्स बैंकिंग ओम्बड्समैन सुन सकते हैं और क्या अवार्ड पास कर सकते हैं, और अगर कोई इनके अवार्ड से खुश नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन रिलेटिंग टू सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक एंड टू फैसिलिटेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ और सेटलमेंट ऑफ सच कंप्लेन थ्रू कंसिलेशन एंड मीडिएशन बिटवीन बैंक्स एंड कस्टमर और बाय पासिंग एन अवार्ड। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 जो थी वो इस पर्पज़ से लाई गई थी ताकि जो कुछ तरह की जो सर्टेन टाइप ऑफ कंप्लेन है जो बैंक के अगेंस्ट में होती हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके, या तो मीडिएशन के द्वारा, कंसिलेशन के द्वारा, या फिर कोई अवार्ड पास करने के बाद। अब बैंकिंग ओम्बड्समैन का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? इनका अपॉइंटमेंट आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर्स इन द रैंक ऑफ चीफ जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर टू बी नोन एज बैंकिंग ओम्बड्समैन to carry out the functions entrusted to them by or under the scheme। तो आरबीआई कोई अपने ऑफिसर को जो कि सीजीएम यानी कि चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर लेवल के होंगे उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन बना सकता है ताकि वो इस स्कीम के अंडर जो फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट कर सकें। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन अंडर द अबव क्लॉज में बी मेड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर एट अ टाइम। और बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो अपॉइंटमेंट होगा वो 3 साल से अधिक के लिए नहीं होगा। ऑफिस एंड टेम्पररी हेडक्वार्टर। द ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन शैल बी लोकेटेड एट द प्लेसेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। तो जैसा भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेगा उसके हिसाब से इनके ऑफिस होंगे। और अगर कंप्लेंट ज़्यादा हैं तो इन ऑर्डर टू एक्सपीडाइट डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स द बैंकिंग ओम्बड्समैन में होल्ड सिटिंग एट सच प्लेसेस विद इन हिज एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी एंड प्रॉपर बाई हिम रेस्पेक्ट। तो अगर कोई कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं तो उनके जल्दी डिस्पोजल करने के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो टेम्परेरी हेडक्वार्टर भी बना सकता है, कोई ऐसी जगह पे बैठ के सुनवाई कर सकता है। अब ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेन क्या हो सकते हैं, कितनी तरह की कंप्लेंट्स बैंकिंग ओम्बड्समैन से की जा सकती हैं जो बैंक से सर्विसेज से रिलेटेड हैं। तो साथियों, एक बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जो सारी कंप्लेन बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकती हैं। हम शॉर्ट में इनको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अब कई सारे ग्राउंड हैं जैसे कि पहला जो है नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन पेमेंट और कलेक्शन ऑफ चेक ड्राफ्ट। कोई अगर नॉन पेमेंट होता है या चेक का जो पेमेंट में डिले होता है, नॉन एक्सेप्टेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स टेंडर्ड फॉर एनी पर्पज़। कोई स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट अगर बैंक के द्वारा रिसीव नहीं किए जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते हैं, तब भी कंप्लेन की जा सकती है बैंकिंग ओम्बड्समैन से। या फिर कोई कॉइन्स अगर कोई कैशियर एक्सेप्ट नहीं करता है, बैंक में एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते हैं, तब कंप्लेन हो सकती है। साथ ही कोई इनवर्ड रेमिटेंस आई है उसको क्रेडिट करने में अगर डिले होता है, या फिर ड्राफ्ट या बैंक जो पे ऑर्डर हैं, बैंकर्स चेक हैं, उनको जारी करने में अगर डिले किया जाता है या फेलियर होता है, उनको नहीं दिया जाता है, या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड बैंकिंग आवर्स हैं बैंक के उनके दौरान भी अगर उनको फॉलो नहीं किया जा सकता, उस दौरान कोई काम करने से मना किया जाता है बैंक के द्वारा। फेलियर टू प्रोवाइड और डिले इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी अदर देन लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉमिस्ड इन राइटिंग बाय अ बैंक। अब कोई बैंक ने कोई सर्विस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है इन राइटिंग, या तो बैंक ने किया है या बैंक के ऑथराइज जो एजेंट्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, उन्होंने कोई प्रॉमिस किया है, उसको अगर बैंक फुलफिल नहीं करता है तब भी ओम्बड्समैन से कंप्लेन हो सकती है। फर्दर कोई डिले होता है या फिर जो प्रोसीड्स हैं उनको क्रेडिट करने में पार्टी के अकाउंट में डिले किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो या फिर आरबीआई के कोई डायरेक्टिव्स हैं इस रिगार्ड में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑन डिपॉजिट इन एनी सेविंग करेंट और अदर मेंटेन विद द अकाउंट विद द बैंक। तो
जो भी अकाउंट बैंक के साथ मेंटेन्ड हैं, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग हो, और उनमें अगर कोई आरबीआई के डायरेक्टिव हैं कि इतना मिनिमम इतना इंटरेस्ट देना है या मैक्सिमम इतना ले सकते हैं, तो उस केस में अगर वो डायरेक्टिव्स फॉलो नहीं किए जाते हैं बैंक के द्वारा, तब कंप्लेन ओम्बड्समैन से हो सकती है। अब एनआरआई भी कंप्लेन कर सकते हैं इन रिलेशन टू देयर रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, डिपॉजिटेड एंड अदर बैंक रिलेटेड मैटर। तो एनआरआई ने मान लीजिए कोई पैसा भेजा है विदेश से, अगर वो उनके अकाउंट में टाइमली क्रेडिट नहीं किया जाता है, तो उस रिगार्ड में एनआरआई कंप्लेन कर सकते हैं, और भी कोई बैंक से रिलेटेड उनके मैटर्स हैं उसमें कंप्लेन वो ओम्बड्समैन से कर सकते हैं। डिपॉजिट अकाउंट खोलने को रिफ्यूज़ किया जाता है बैंक के द्वारा, या फिर कोई वैलिड रीज़न भी उसमें नहीं दिया जाता है कि भाई डिपॉजिट अकाउंट कोई खुलवाने गया सेविंग अकाउंट, और बैंक के द्वारा मना कर दिया गया, लेकिन कोई सफिशिएंट वैलिड रीज़न नहीं दिया गया, उस केस में कंप्लेन हो सकती है। कोई चार्ज कस्टमर के अकाउंट से काट लिए गए और प्रायर कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के कोई चार्जेस काट लिए गए जो कि एडिक्वेट नहीं है, तो उस केस में एडिक्वेट प्रायर नोटिस नहीं दिया गया है, उस केस में भी ओम्बड्समैन से कंप्लेन हो सकती है। नॉन एडहेरेंस बाय द बैंक और इट्स सब्सिडरी टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ आरबीआई ऑन एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड ऑपरेशन और क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के संबंध में जो आरबीआई के डायरेक्टिव्स हैं, अगर उनको फॉलो नहीं किया जाता है, तब भी कस्टमर ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। नॉन डिसबर्समेंट और डिले इन डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन, तो पेंशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, अगर टाइमली जो पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में पेंशन डिसबर्स नहीं की जाती है या डिले किया जाता है, तो उस केस में कंप्लेन ओम्बड्समैन से हो सकती है। रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट और डिले इन एक्सेप्टिंग पेमेंट टुवर्ड्स टैक्सेस एज रिक्वायर्ड बाय आरबीआई गवर्नमेंट, तो कोई भी टैक्स जो बैंक ऑथराइज ब्रांचेस हैं जहाँ पर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का या आरबीआई का जमा होता है, अगर वो उसको एक्सेप्ट करने में रिफ्यूज़ करते हैं बैंक या डिले करते हैं, तब भी ओम्बड्समैन से कंप्लेन हो सकती है। रिफ्यूज़ल टू इशू और डिले इन इशू और फेलियर ऑफ टू सर्विस और डिले इन सर्विसिंग और रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो बैंक जारी करते हैं, उनमें अगर उनको जारी करने से मना करते हैं या डिले करते हैं या उनकी कोई रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने में मना करते हैं, उस केस में भी कंप्लेन ओम्बड्समैन के पास मैटर जा सकता है। कोई डिपॉजिट अकाउंट है जो बिना ड्यू नोटिस दिए फोर्स क्लोज़र किया जा रहा है विदाउट सफिशिएंट रीज़न, किसी पर्सन का अगर डिपॉजिट अकाउंट बंद किया जाता है बैंक के द्वारा, तो वो पर्सन ओम्बड्समैन में जा सकता है। रिफ्यूज़ल टू क्लोज और डिले इन क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, अब एक तरफ तो अगर किसी का आपने बिना बताए अकाउंट क्लोज कर दिया या फोर्सफुली क्लोज किया बिना वैलिड रीज़न दिए, तो वो ओम्बड्समैन जा सकता है। दूसरा है कि किसी ने अकाउंट बंद कराने के लिए एप्लीकेशन दी, क्लोज़ करने के लिए, और बैंक ने उसका अकाउंट टाइमली क्लोज़ नहीं किया, तो उस केस में भी वो पर्सन जो है वो ओम्बड्समैन जा सकता है। अगर कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है आपके पास कि उसको रिफ्यूज़ करो अकाउंट क्लोज़ करने के, तब भी अगर बैंक रिफ्यूज़ करता है, तब उस केस में वो पर्सन ओम्बड्समैन जा सकता है। अब ये तो जनरल बैंकिंग के जो केसेस थे जहाँ पर ओम्बड्समैन सुनवाई कर सकता है। अब जो लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनमें उनके भी कुछ मैटर्स हैं जो ओम्बड्समैन के पास जाते हैं, जैसे कि नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव ऑन इंटरेस्ट रेट। तो आरबीआई के कोई अगर सर्टेन डायरेक्टिव्स हैं कि इंटरेस्ट रेट इस तरह से चार्ज करना है, उसको अगर बैंक फॉलो नहीं करता है, ब्रांच फॉलो नहीं करती है, उस केस में कोई पर्सन जो है जो इफेक्ट हुआ है वो जा सकता है ओम्बड्समैन के पास। डिले इन सैंक्शन डिसबर्समेंट और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम शेड्यूल फॉर डिस्पोजल ऑफ लोन एप्लीकेशन, तो लोन एप्लीकेशंस की जो टाइम शेड्यूल है डिस्पोजल का, उसके हिसाब से अगर डिस्पोजल नहीं किया जाता है, डिले किया जाता है सैंक्शन में या डिसबर्समेंट में, तो उस केस में भी वो पर्सन जो है जाता है, ओम्बड्समैन जा सकता है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन विदाउट फर्निशिंग वैलिड रीज़न टू द एप्लीकेंट, तो नॉन एक्सेप्टेंस, कोई लोन की एप्लीकेशन आई है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है बैंक के द्वारा और उसको कोई वैलिड रीज़न भी नहीं दिया जाता उस पर्सन को, तब भी वो पर्सन ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन कर सकता है। नॉन एडहेरेंस टू द प्रोविजंस of the fair practice code for lenders as adopted by bank or code of bank's commitment to the customer as case may be, तो अगर कोई फेयर प्रैक्टिस कोड जो है बैंक के वो फॉलो नहीं किए जाते हैं लेंडर के द्वारा,
या फिर बैंक के जो कमिटमेंट हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, उस केस में भी वो कस्टमर जो है वो ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकता है। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रिजर्व बैंक गाइडलाइन ऑन इंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट बाय बैंक। तो रिकवरी एजेंट जो बैंक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं रिकवरी के लिए, अगर वो कोई जो गाइडलाइंस हैं जो आरबीआई की रिकवरी एजेंट्स के लिए दी गई हैं, उनको अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, उस केस में भी वो पर्सन जो है बोरोवर कोर्ट में ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। नॉन ऑब्जर्वेंस of any other direction or instruction of RBI as may be specified by RBI for this purpose from time to time। और भी कोई अगर इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा रीज़न है जो RBI टाइम टू टाइम देता रहता है, उनमें से अगर कोई रीज़न आता है, उस केस में वो पर्सन ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकता है। अब शिकायत करने का प्रोसीजर क्या है? कोई भी पर्सन या तो खुद या फिर उसका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अदर देन एन एडवोकेट के अलावा या तो वो स्वयं कंप्लेन कर सकता है या फिर कोई और उसका रिप्रेजेंटेटिव कैन मेक अ कंप्लेन टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन विद इन हुज ज्यूरिडिक्शन द ब्रांच और ऑफिस ऑफ द बैंक कंप्लेंट अगेंस्ट इज लोकेटेड। तो जिस भी बैंक से उसको समस्या है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन है, तो उसके जो भी ज्यूरिडिक्शन है, जिस भी ओम्बड्समैन के ज्यूरिडिक्शन में वो ब्रांच पड़ती है, तो उसके पास वो पर्सन जाके कंप्लेन कर सकता है। या तो वो स्वयं कंप्लेन करेगा या फिर उसका कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेन कर सकता है। द कंप्लेन इन राइटिंग shall be duly signed by the complainant or his authorized representative stating clearly। तो जो भी कंप्लेन करेगा, या तो वो स्वयं करे या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव करे, तो उस केस में वो क्लियरली मेंशन करेगा नाम और एड्रेस, कंप्लेनेंट का एड्रेस मेंशन होना चाहिए, नाम और एड्रेस, और जिस ब्रांच के या जिस बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है उसका नाम और एड्रेस, और फैक्ट क्या क्या है उसमें, किस रिगार्डिंग कंप्लेन है, और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लॉस, कितना उसको नुकसान हुआ है उसकी वजह से, तो वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा। साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट अगर उसके रिलेटेड हैं उनको भी वो फाइल करेगा साथ में। द कंप्लेन मेड थ्रू electronic means shall also be accepted by banking ombudsman and a printout of such complaint shall be taken on the record of banking ombudsman। तो इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेन भी बैंकिंग ओम्बड्समैन में मेल के द्वारा की जा सकती हैं, और उनका प्रिंट आउट जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन उनका प्रिंट आउट लेके उनके ऑफिस में उनके रिकॉर्ड में होल्ड किया जाएगा। Banking ombudsman shall also entertain complaints covered by this scheme received by central government or reserve bank and forwarded to him for disposal। अब मान लीजिए कोई ऐसी बैंकिंग ओम्बड्समैन के परव्यू में कोई केस आता है, बट वो कंप्लेनेंट जो है उसने आरबीआई को कंप्लेन की है या सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन की है, और वहाँ से वो कंप्लेन जो है रेस्पेक्टिव ओम्बड्समैन को फॉरवर्ड की गई है डिस्पोजल के लिए, तो ऐसी कंप्लेन को भी बैंकिंग ओम्बड्समैन रिसीव करेंगे और सुनेंगे। अब बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन करने से पहले जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, जो कंप्लेनेंट है उसको वो तभी कंप्लेन कर सकता है जबकि बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन करने से पहले वो अपना रिटन रिप्रेजेंटेशन बैंक में दे चुका हो, यानी कि बैंक से उस मैटर पे शिकायत कर चुका हो और बैंक की तरफ से उसको 1 महीने के अंदर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है, या फिर जो रिप्लाई उसको रिसीव हुआ है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तभी वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएगा। दूसरी कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए, द कंप्लेन इज़ नॉट मेड नॉट लेटर देन 1 ईयर आफ्टर द कंप्लेनेंट हैज़ रिसीव्ड द रिप्लाई फ्रॉम द बैंक टू हिज रिप्रेजेंटेशन, और वेयर नो रिप्लाई इज रिसीव्ड नॉट लेटर देन 1 ईयर एंड 1 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द बैंक। तो अब 2 केस हैं, एक तो ये है कि कम से कम उसने बैंक को अपना कंप्लेन की हो, रिटर्न में अपना रिप्रेजेंटेशन दिया हो कि भाई मेरी ये परेशानी है, मुझे ये आपके इस एक्ट के कारण मुझे ये दिक्कत हुई और ये इतना मुझे लॉस हुआ। अब बैंक उसको रिप्लाई करेगा, अगर रिप्लाई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आफ्टर 30 डेज़ वो पर्सन ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। या तो रिप्लाई नहीं आता है या फिर रिप्लाई जो आता है उससे वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन जब उनने कंप्लेन की है उसके 1 साल और 1 महीने का टाइम के अंदर ही उसको ओम्बड्समैन के पास अपना रिप्रेजेंटेशन करना होगा, अपनी शिकायत करनी होगी। या तो रिप्लाई मिलने के 1 साल के अंदर
या फिर अगर रिप्लाई नहीं आता है तो जब उसने शिकायत बैंक से की थी उस डेट से 1 साल और 1 महीने के अंदर उसको बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, अपनी शिकायत करनी है। दूसरे इसमें कुछ कंडीशंस और हैं जिनका ध्यान रखना है। शिकायत करने से पहले उस पर्सन को ये इंश्योर करना है कि जिस जिस रिगार्ड में वो शिकायत कर रहा है, जिस मैटर पे वो शिकायत कर रहा है, वो उसी मैटर पे कोई ओम्बड्समैन कोई पहले से डिसीजन दे चुका है, या तो उसी केस में या किसी और केस में अगर दे चुका है तो फिर उसकी मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जिस रिगार्डिंग वो शिकायत कर रहा है, ऐसा तो नहीं है वो शिकायत वो पहले भी कर चुका है और उस पर बैंकिंग ओम्बड्समैन कोई डिसीजन दे चुका है, अब दोबारा से वो सेम कंप्लेन लेके पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Complaint does not pertain to the same cause of action for which any proceeding before any court, tribunal, or arbitrator or any other forum is pending, or a decree or abort or order has been passed by any such court, tribunal, arbitrator or forum. साथ ही ऐसे किसी मैटर पर शिकायत ओम्बड्समैन के पास नहीं की जा सकती जिस पर कोई कोर्ट पहले से अपना डिसीजन दे चुका है, या कोर्ट में प्रोसीडिंग या ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है कहीं और, तो ऐसा नहीं है उस मैटर को आप कोर्ट में लेके चले जाओ। कंप्लेन जो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा वेग कंप्लेन, फ्रिबलस और वेक्सेसियस इन नेचर कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और प्रॉपर कंप्लेन होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी जिसे कहते हैं जैसे हवाबाजी, मतलब इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, वेग टाइप का नहीं होना चाहिए। द कंप्लेन इज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर। तो जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन एक्ट के जो लिमिटेशंस हैं कि इतने टाइम जो शेड्यूल हैं कि इतने टाइम के अंदर शिकायत करनी है, उनको फॉलो करना है, उस टाइम के अंडर ही वो कंप्लेन ओम्बड्समैन के पास की जानी चाहिए। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अब ओम्बड्समैन के पास साथियों ये पावर होती है, उनके पास ये शक्तियां हैं कि वो बैंक से कह सकते हैं कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको मांग सकते हैं बैंक से। जहाँ पे कंप्लेनेंट ने की है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट अगर बैंक में है, तो ओम्बड्समैन बैंक को ऑर्डर कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओम्बड्समैन को प्रोवाइड कराए जाएं। और बैंक अगर ये डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड नहीं कराता है और कोई प्रॉपर रीजनिंग भी नहीं देता कि वो क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तो उस केस में ओम्बड्समैन ये मान सकते हैं कि बैंक इसलिए प्रोवाइड नहीं करा रहा है क्योंकि बैंक का पक्ष कमज़ोर हो जाएगा उससे। तो ये चीज़ बैंक के अगेंस्ट में जाएगी, डिसीजन उनके अगेंस्ट में आ सकता है। दूसरा है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है, कोई डॉक्यूमेंट सीख करता है और वो डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन उसको दी जाती है, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन की ये ड्यूटी है कि वो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे, उनको कॉन्फिडेंशियल रखे। ऐसा नहीं है कि उसको वो पब्लिक कर दे या फिर जगह जगह वो इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे पर्सन के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे जिससे कि जो जिसने इन्फॉर्मेशन जिस पर्सन ने दी है उसको किसी तरह का लॉस हो। तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना भी बैंकिंग ओम्बड्समैन का काम है। सेटलमेंट ऑफ कंप्लेंट बाय एग्रीमेंट। तो जैसे ही बैंकिंग ओम्बड्समैन साथियों देखा जाए तो पहला जो इनका जो मोटिव रहता है वो यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंप्लेन है वो सेटलमेंट के द्वारा निपटाई जाए और आपसी बातचीत से करके और उनका कंप्रोमाइज़ करके उनका सेटलमेंट करके किया जाए। As soon as it may be practicable to do, the banking ombudsman shall send a copy of the complaint to the branch or office of the bank named in the complaint. तो जैसे ही कोई कंप्लेन किसी बैंक के अगेंस्ट में, किसी ब्रांच के अगेंस्ट में आती है, तो उसकी एक कॉपी जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन उस संबंधित जो ब्रांच होगी उसको भेज देता है, उस बैंक को भेज देता है, जिससे कि वो बातचीत करके और मीडिएशन करके उसको सेटल कर लें। हालांकि अगर अगर वो 1 महीने तक भी सेटल नहीं होता है, या फिर जैसा भी अगर कोई टाइम जो ज़रूरी समझे बैंकिंग ओम्बड्समैन उतना टाइम दे सकता है, और तब भी अगर वो सेटलमेंट नहीं होता है पार्टीज़ के बीच में, तो उस केस में जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सुनने के बाद में कंप्लेनेंट का और बैंक का भी रिप्रेजेंटेशन सुनने के बाद में कोई अवार्ड पास कर सकता है। अब ये किस तरह के अवार्ड पास कर सकता है ये देखेंगे। रिवॉर्ड अवार्ड शेल स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। मान लीजिए कोई कंपनसेशन अगर देता है तो उसमें कंपनसेशन का अमाउंट जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन को स्पेसिफाई करना होगा। इफ़ एनी टू बी पेड बाय बैंक नॉट मोर देन एक्चुअल लॉस सफर्ड एज डायरेक्ट
consequence of the act of omission or commission of the bank, or 20 lakh रुपीज़ 1 लाख फॉर क्रेडिट कार्ड केसेस विच एवर इज़ लो। तो ये जो मैक्सिमम जो बैंक के ऊपर जो फाइन लगा सकता है, यानी कि जो कंपनसेशन जो ऑर्डर कर सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन की, इतना कंपनसेशन बैंक के द्वारा दिया जाए कंप्लेनेंट को, तो वो जो एक्चुअल लॉस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम ये इनकी जो पावर है वो 20 लाख तक है। 20 लाख तक का जो कंपनसेशन है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑर्डर कर सकते हैं कि बैंक कंप्लेनेंट को दे। और क्रेडिट कार्ड के केस में ये केवल 1 लाख है। 1 लाख तक का ही जो ऑर्डर है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन दे सकते हैं। और जो भी कम होगा, या तो एक्चुअल लॉस या 20 लाख, इसमें से जो भी कम होगा उसने तक का ऑर्डर जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वो देंगे। और जो भी कोई ऐसा अगर है कि मेंटल हरासमेंट का है, मेंटल एंग्विश, और इसके एक्सपेंस इनकर्ड जितना भी उनको हुआ है कंप्लेनेंट को, तो उसके भरपाई के लिए मैक्सिमम 1 लाख तक का कंपनसेशन दिया जा सकता है। इसके अलावा compensation not exceeding rupees 1 lakh can be awarded by banking ombudsman to the complainant for loss of time, expense incurred as in also harassment and mental anguish। तो 20 लाख तो हो गए जो मैक्सिमम लगा सकता है, या एक्चुअल लॉस। अब एक्चुअल लॉस कितना पर्सन को सफ़र हुआ है वो, या फिर 20 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा उतना अवार्ड, उतनी की पेनल्टी बैंक पर लगाई जा सकती है। क्रेडिट कार्ड के केस में 1 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और इन सब के अलावा जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है मैक्सिमम 1 लाख का कंपनसेशन और अवॉर्ड कर सकता है, जो किस पर्पज़ के लिए होगा, जो कि कोई पर्सन अगर क्लेम करता है कि मेरा टाइम का लॉस हुआ है, मुझे एक्सपेंस का लॉस हुआ है, और मेरा मेंटल हरेसमेंट हुआ है, तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में 1 लाख तक का कंपनसेशन और भी बैंकिंग ओम्बड्समैन दिलवा सकता है उस कंप्लेनेंट को। और जो भी अवार्ड जो बैंकिंग ओम्बड्समैन जारी करेगा वो कंप्लेनेंट को भी भेजा जाएगा उसकी कॉपी, और एक कॉपी बैंक को भी जाएगी। अब मान लीजिए बैंक या फिर कंप्लेनेंट दोनों में से अगर कोई भी जो अवार्ड जो बैंकिंग ओम्बड्समैन ने जो डिसीजन जो दिया है उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, दोनों में से कोई भी पार्टी, तो वो इसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड और रिजेक्शन ऑफ कंप्लेन। तो जो भी या तो कंप्लेन रिजेक्ट हुई है या फिर कोई अवार्ड पास हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में दोनों ही पार्टी फ्री हैं, वो हायर अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकती हैं विद इन 30 days। तो साथियों, बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में इतना ही था। हमने सब कुछ, सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।